उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से 5 अगस्त का दिन बेहद अहम है। राम मंदिर मुद्दा, जिसने पहले उत्तर प्रदेश की और फिर देश की राजनीति को गरमाया और भाजपा को राजनीतिक रूप से बड़ी ताकत बनाया, उस पर अपना वादा पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसी दिन राम भक्तों का सैकड़ों वर्षों का इंतजार खत्म करते हुए मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। आज का दिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से तमाम गतिविधियों वाला रहा। सबसे पहले मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यूपी के विकास में बाधा खड़ी करने वालों को आड़े हाथ लिया। तो अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल से निकल पड़े अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए। तो दूसरी ओर बहन मायावती ने सपा की सोच पर सवाल उठाकर उसे घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या में थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया। आज की रिपोर्ट में इन सब मुद्दों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे अनुच्छेद 370 हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर गुपकार के नेताओं ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया था। उन्होंने कहा कि यह कहा गया कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। साथियों, बीते दशकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा क्या पहचान बनी, क्या उल्लेख होता था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्मविश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है।
यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। आज यूपी में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता के हिस्से का एक एक पैसा सीधे जनता के खातों में पहुंचे, जनता को लाभ हो। आज यूपी निवेश का केंद्र बन रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों आज यूपी आने के लिए लालायित हो रही हैं। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां के परिश्रमी लोग, आत्मनिर्भर भारत, एक वैभवशाली भारत के निर्माण का बहुत बड़ा आधार है। आज हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव सिर्फ आजादी का उत्सव भर ही नहीं है, बल्कि ये आने वाले 25 वर्षों के लिए बड़े लक्ष्य, बड़े संकल्पों का अवसर है। इन संकल्पों में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीते दशकों में उत्तर प्रदेश जो हासिल नहीं कर पाया, अब उसे हासिल करने की बारी आई है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सत्तारूढ़ भाजपा से नाराजगी को देखकर लगता है कि सपा राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीत लेगी। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी साइकिल यात्रा शुरू करने से पहले संवाददाता सम्मेलन में दावा किया, सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है हम 400 सीटें जीत जाएं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अखिलेश यादव 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी सड़कों पर है, साइकिल के साथ चल रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व, कार्यकर्ता, संगठन के लोग जगह जगह साइकिल चला रहे हैं। और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तो सोचिए पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, ना काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं,
तो उनके करीब जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राज्य में जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने साइकिल यात्रा निकाल रही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित। उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बसपा सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, मगर सपा सरकार ने जातिवादी सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरह बदल दिया। यह कैसा सम्मान है। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में कहा, बसपा की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यूपी के जिलों में अपार सफलता के बाद सपा को अब श्री जनेश्वर मिश्र और भाजपा सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आई है। यह सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ व सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर गुरुवार को श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई। बैठक में गठबंधन की उपाध्यक्ष और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उसके प्रवक्ता और माकपा नेता एमवाई तारिगामी तथा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर स्थिति पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस बताया, तो गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता तारिगामी ने प्रभा साक्षी से खास बातचीत में कहा कि मोदी सरकार को 370 को बहाल करना चाहिए। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने, उसके लिए यहाँ के लोग नालान हैं। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, दुकानदारों को जबरदस्ती ये कहते हुए कि आपकी लीज कैंसिल की जाएगी, दुकानें खुली रखो। ऑटो वालों को ये बताया जा रहा है कि आप ऑटो चलाओ ताकि यहाँ जो इन्होंने गोदी मीडिया के लोग लाए हैं वो यहाँ नॉर्मलसी दिखा सके। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे लड़के यूएपीए के अंदर बंद है, और इन 2 दिनों में भी कई नौजवानों को थानों में पेश किया गया। उन्हें वहाँ बंद किया गया है कि जब तक 5 अगस्त निकलेगा तब तक थानों में बंद रहना है। तो ये जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म है, सितम है, ये नहीं चलेगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वजूद तभी कायम होगा जब हम सब लोग मिलके, जो इन्होंने 2019 में 5 अगस्त को किया, जब तक हम अपनी कानूनी पोजीशन बहाल करके मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे, इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए, और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ बात करे। इसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। तो हमारा मानना है, पीडीपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल बनना होगा। ये लड़ाई झगड़े बंद करने होंगे, और जो 2019 को जो फैसला हुआ है वो बीजेपी को आखिरकार वापस लेना होगा। तारिगामी साहब है, ये स्पोक्समैन है, तो मैं इनसे बात करता हूँ। आज की मीटिंग जो 5 अगस्त में 370 खत्म हुआ था, मैं इसके बारे में इससे पूछना चाहता हूँ। जो इनकी आज खुसूसी मीटिंग रही वो उसके बारे में। तारिगामी साहब, मुझे ये बताइए, जो आज की मीटिंग थी इसमें क्या एजेंडा आपने पेश किया? एजेंडा सूरत हाल का जायज़ा लेना था, और वो जायज़ा हमें यही बता रहा है, जो क्लेम्स किए थे सरकार के रहनुमाओं की तरफ से 5 अगस्त पार्लियामेंट के अंदर कि 370 का खात्मा ज़रूरी था अमन कायम करने के लिए, 370 35A का खात्मा ज़रूरी था इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, 370 35A का खात्मा था यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा वुसअत देना। हमारा यही हमने जायज़ा लिया। एक सवाल है जिनको हमें कुछ नज़र नहीं आता
सरकार की आदत है कि वो रात के अंधेरे में ऐलानात भी करती है, रात के अंधेरे में भी वो हमें लोगों को तसल्ली देना चाहते हैं। हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं? खुद अभी होम मिनिस्टर ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, जब एक सवाल पूछा गया कि नॉर्मलसी रेस्टोर हुई, क्या आप स्ट्रीट फूड को रेस्टोर कर लेंगे? जवाब था स्ट्रीट फूड रेस्टोर होगा जब नॉर्मलसी कायम होगी। इसका माने ये है, एडमिशन है अमन कायम करने का जो सपना उन्होंने दिखाया था मुल्क के सामने, उसका अता पता नहीं है। और इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, एक ही सवाल है आपकी वसातत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यार एक वाइट पेपर शाया करो ना, किस चीज़ का, क्या कुछ किया आपने पिछले 2 साल जम्मू में, लद्दाख में, कश्मीर में? कितने जॉब्स मिले, कितनी सड़कें बनाई, कितना टूरिज्म को डेवलप किया आपने, कितने यहाँ के जो मजबूर हैं, मजलूम हैं, उन लोगों को जिनकी पकड़ दकड़ आज भी जारी है, उनको रहा करने के बारे में आपने क्या किया? ये चंद सवालात हैं। मैं गुजारिश कर लूँगा आज के दिन आपकी वसातत से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कागज़ उठाइए, कलम उठाइए, ये हक़ाइक़ मुल्क के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आमिर साहब, हमसे बात करें, खुसूसी बात कर रहे थे तारिक आमिर साहब। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।